नमस्कार। आज हम पैसे के साथ हमारे रिश्ते को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल और इसके लिए हम मॉर्गन हाउसल की जो किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, बिल्कुल उसके कुछ मुख्य विचारों पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास इस किताब के कुछ खास पॉइंट्स का सार है। और देखिए, ये बातचीत कोई मुश्किल फाइनेंस या गणित के बारे में नहीं है। ये ज्यादातर हमारे व्यवहार, हमारी सोच, हम इंसानी तौर पर कैसे फैसले लेते हैं उसके बारे में है। हाँ, मतलब मकसद ये है कि पैसे से जुड़े हमारे मनोविज्ञान से कुछ काम की बातें निकाल सकें। बिल्कुल तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बिल्कुल सही। मुझे लगता है ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, ये हमारे दिमाग का खेल ज्यादा है। बिल्कुल सही कहा। और शायद सबसे पहली थोड़ी चौंकाने वाली बात जो हाउसिल कहते हैं वो ये है कि भाई, पैसे के मामले में कोई भी पागल नहीं है। हम सब अपने अपने तजुर्बों के हिसाब से फैसले लेते हैं। अच्छा, मतलब जो फैसला शायद आपको या मुझे बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा लगे, हो सकता है किसी और के लिए वो उसके अनुभव के हिसाब से एकदम सही हो। हाँ। सोचिए, किसी ने बचपन से सिर्फ महंगाई देखी है और किसी ने शेयर बाजार को सिर्फ बढ़ते देखा है। दोनों का पैसे को लेकर नजरिया बिल्कुल अलग होगा। है ना? हाँ, ये बात तो है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब हम दूसरों के फैसलों को जज नहीं कर सकते आसानी से, क्योंकि हमें उनके पीछे का अनुभव नहीं पता। लेकिन फिर क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ ठीक ठाक या उचित होने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि पूरी तरह तर्कसंगत या रैशनल होने पर? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हाउसल का तर्क ये है कि एक ठीक ठाक सी योजना जिस पर आप लंबे समय तक टिक सके, वो उस एकदम सही या परफेक्ट योजना से कहीं बेहतर है जिसे आप मुश्किल आने पर बीच में ही छोड़ दें। फाइनेंस में सबसे जरूरी है टिके रहना लंबे समय तक। व्यवहार मतलब आपका बर्ताव ही सब कुछ है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी इतनी मुश्किल है कि जरा सा बाजार गिरा और आप घबराकर सब बेचकर निकल गए, तो क्या फायदा हुआ उसका? कोई फायदा नहीं। तो हाँ, उचित होना शायद ज्यादा काम का है। व्यवहार पर टिके रहना ये अहम है। लेकिन इसमें किस्मत यानी भाग्य और जोखिम, इनका कितना बड़ा हाथ होता है? हाउस ऑफ बिल गेट्स का उदाहरण देते हैं कि कैसे उनके स्कूल में कंप्यूटर का होना, वो भी उस जमाने में उनके लिए एक बड़ा फैक्टर था। बिल्कुल बिल्कुल। भाग्य और जोखिम ये दोनों असली चीजें हैं, पर हम अक्सर इन्हें अनदेखा कर देते हैं। और यहीं पर कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि की जो शक्ति है वो सामने आती है। वॉरेन बफेट को ही देख लीजिए। उनकी ज्यादातर दौलत कहते हैं कि वो उनके शानदार निवेश चुनने की काबिलियत से ज्यादा इतने लंबे समय तक टिके रहने का नतीजा है। सच में? वो कब से निवेश कर रहे हैं? हाँ, शायद 10 साल की उम्र से। कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने के लिए वक्त चाहिए होता है, बहुत सारा वक्त। बहुत सारा वक्त। और ये वक्त आपको तभी मिलेगा जब आप बड़े नुकसान से बचेंगे, जब आपके पास गलती की गुंजाइश होगी, जैसा हाउसिल कहते हैं। अच्छा, गलती की गुंजाइश, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाँ, इसीलिए खेल में बने रहना सबसे जरूरी है, क्योंकि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कब किस्मत साथ देगी और कब जोखिम सामने आ जाएगा। खेल में बने रहना, ये बात सोचने वाली है। क्या इसीलिए कई बार लोग बहुत पैसा कमाने के बाद भी सब गंवा देते हैं? शायद वो यही नहीं समझ पाते कि बस अब बहुत हुआ, रुकना कहाँ है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हाउसिल इसी बात पर बहुत जोर देते हैं। ये जो और ज्यादा की दौड़ है ना, ये कभी खत्म नहीं होती। और इसने कई कामयाब लोगों को बर्बाद किया है। ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके लिए पर्याप्त कितना है, वो रेखा कहाँ है। और असली दौलत वो नहीं है जो दिखती है, महंगी कारें, बड़े बंगले। असली दौलत तो वो पैसा है जो बचाया गया है, जो नजर नहीं आता। जो नजर नहीं आता मतलब बचाया हुआ पैसा। और उसका क्या फायदा? उसका सबसे बड़ा फायदा है आजादी। हाउसिल कहते हैं कि पैसे की सबसे बड़ी कीमत, उसका सबसे बड़ा रिटर्न है अपने समय पर अपना नियंत्रण होना। आजादी, अपने समय पर नियंत्रण, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब महंगी चीजें खरीदने से ज्यादा जरूरी ये है। हाँ बिल्कुल। सोचिए, ये चुन पाना कि आपको क्या काम करना है, कब करना है, किसके साथ करना है या नहीं करना है, ये आज़ादी किसी भी लग्जरी से कहीं ज्यादा कीमती है। इसीलिए हाउसिल कहते हैं कि आपकी बचत दर, मतलब आप कितना पैसा बचाते हैं, वो अक्सर आपके निवेश पर मिलने वाले रिटर्न से भी ज्यादा मायने रखती है। क्यों? रिटर्न ज्यादा होगा तो पैसा ज्यादा बनेगा ना? हाँ, लेकिन बचत आपके कंट्रोल में है। रिटर्न तो बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर है। आप तय कर सकते हैं कि आप कितना बचाएंगे। रिटर्न कितना मिलेगा ये कोई गारंटी नहीं दे सकता, है ना? सही बात है। बचत हमारे हाथ में है।
और दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करना। वो तो एक ऐसा खेल है जिसे आप कभी जीत ही नहीं सकते। हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा खर्च करने वाला मिल जाएगा। ये पूरी तरह व्यर्थ है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन दुनिया तो बदलती रहती है, अनिश्चितता है। जो रणनीति आज काम कर रही है जरूरी नहीं कि कल भी करे। और निवेश में तो उतार चढ़ाव होता ही है, वॉलेटिलिटी। उससे कैसे निपटे? देखिए, बदलाव और अनिश्चितता तो जिंदगी का हिस्सा है, और निवेश का भी। ये सच है। हाउसल एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि बाजार के उतार चढ़ाव को जुर्माने की तरह मत देखिए, उसे एक फीस समझिए। फीस? किस चीज की फीस? लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न पाने की फीस। जैसे आप किसी अच्छी सेवा के लिए पैसे देते हैं, वैसे ही बाजार में टिके रहने और रिटर्न कमाने के लिए ये उतार चढ़ाव की फीस चुकानी पड़ती है। इसे स्वीकार करना होगा, और साथ ही ये भी समझना होगा कि आप खुद भी बदलेंगे। आपके लक्ष्य, आपकी ज़रूरतें, वो भी समय के साथ बदलेंगे। हाँ, ये भी है। इसलिए अपनी योजनाओं में थोड़ी सी नरमी, लचीलापन रखना जरूरी है। एकदम पत्थर की लकीर नहीं बनानी चाहिए। और एक और बात, मुश्किल समय में जब बाजार गिर रहा हो या कोई संकट हो, तो लोग अक्सर अजीबोगरीब थ्योरी पर, अफवाहों पर जल्दी यकीन कर लेते हैं। हाँ, डर का माहौल होता है। बिल्कुल। तो ऐसे में तथ्यों पर टिके रहना, अपनी भावनाओं को काबू में रखना, ये बहुत अहम हो जाता है। निराशावाद सुनने में भले समझदारी भरा लगे, पर इतिहास देखें तो लंबे समय में आशावाद ही ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है, अगर समेटना हो तो? ऐसा लगता है कि पैसा गणित से ज्यादा मनोविज्ञान का खेल है। हाँ, बिल्कुल। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं, सरल शब्दों में, लगातार बचत करें, धीरज रखें, लंबा सोचें, और सबसे जरूरी, अपने व्यवहार पर ध्यान दें। आपकी आदतें, आपकी समझदारी या आपकी इंटेलिजेंस से ज्यादा महत्वपूर्ण है पैसे के मामले में। और ये कि फाइनेंस बहुत ही व्यक्तिगत मामला है ना? एकदम। जो तरीका मेरे लिए काम करता है, जरूरी नहीं वो आपके लिए भी करे। दूसरों की नकल करने के बजाय वो रास्ता चुनना चाहिए जो आपके स्वभाव, आपके लक्ष्यों के हिसाब से सही हो, और जिस पर आप टिके रह सकें। बस। तो आखिर में ये सब हमें सिखाता क्या है? क्या पैसे के बारे में सबसे जरूरी सबक शायद यही है कि ये पैसे के बारे में उतना नहीं है जितना खुद को समझने, अपनी भावनाओं को काबू में रखने और लंबी अवधि की सोच रखने के बारे में है। आपके बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है सोचने के लिए, कि क्या पैसे का मैनेजमेंट असल में देखा जाए तो खुद का मैनेजमेंट है, अपने मन का, अपने व्यवहार का मैनेजमेंट।